आज हमारा थर्ड लेक्चर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इसमें हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन के साथ। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है एक्चुअली, कि मान लो कोई इनपुट है जिसकी वजह से हमारा आउटपुट वेरी कर रहा है, यानी प्रोडक्शन वेरी कर रही है। तो वो कैसे वेरी कर रही है, उसका ग्राफ और उसका प्रोसेस समझना, ये प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मान लो एक फैक्ट्री लगानी है। तो फैक्ट्री लगाने वाला जो होगा उसको बोलेंगे हम एंटरप्रेन्योर। और फैक्ट्री लगाने के लिए एंटरप्रेन्योर को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? कैपिटल, यानी पैसा या इन्वेस्टमेंट। अब इसके बाद फैक्ट्री लगेगी जहाँ पे, वो लैंड और उस फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर। तो ये चारों चीज़ें जब कंबाइन करेंगी तो आपका प्रोडक्शन पॉसिबल है। तो यही यहाँ पे लिखा होता है, इसको हम जानते हैं एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया। इसी के साथ एक और क्लासिफिकेशन होता है फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स की टर्म्स। फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? जैसे कि रेंट है मान लो किसी बिल्डिंग का, जो कि हर महीने जाएगा। ऐसे ही सैलरी टू परमानेंट एम्प्लॉयज। अच्छा, इसमें ध्यान देना, ये परमानेंट एम्प्लॉयज है, क्योंकि जो टेम्परेरी एम्प्लॉयज होते हैं उसे लेबर कंसिडर किया जाता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी, ये लेबर और इलेक्ट्रिसिटी ये आपके वेरिएबल फैक्टर्स है। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे वेरिएबल है? जैसे मान लो आपकी प्रोडक्शन कम हुई तो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन कम हुई, और प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी एक वेरिएबल फैक्टर है। अब आगे प्रोडक्शन फंक्शन समझने से पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो ये है कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज एडिशन आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। तो इसका क्या मतलब है कि एडिशनल आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रहा है बाय अ यूनिट चेंज, अगर आप यूनिट चेंज करते हो वेरिएबल फैक्टर, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। अब इसको समझने के लिए एक टेबल यूज करते हैं। ये वाली टेबल हम यूज करेंगे इसको समझने के लिए, जिसमें आपका क्यू क्या है? वेरिएबल फैक्टर है। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे लेबर, ठीक है, एक लेबर, दो लेबर, तीन लेबर, चार लेबर, पांच लेबर, छह लेबर, सात लेबर। और ये टीपी आपका है टोटल प्रोडक्ट, और एमपी है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या है? जो भी पूरा आउटपुट है आपका फैक्ट्री में बना है, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं टोटल प्रोडक्ट। तो जब एक लेबर थी तो 10 टोटल प्रोडक्ट बन रहा था। जब दो लेबर हुए तो 14 बना, जब तीन हुए तो 19। ऐसे ही मैं टेबल बना देता हूँ, फिर हम आगे समझते हैं। अब हम निकालेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट इसका, ठीक है। तो जब एक लेबर थी तो टोटल प्रोडक्ट आया 10। जब कोई भी लेबर काम नहीं कर रही होगी, यानी जीरो लेबर होगी, तब टोटल प्रोडक्ट जीरो रहा होगा। तो क्या एडिशनल आया टोटल प्रोडक्ट आपका एडिशन करने से? एक यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यानी एक यूनिट ऑफ लेबर। ये आपका आया 10। इसके बाद हमने एक लेबर और ऐड करी तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ गया 4 से, तो ये आपका 4, मार्जिनल प्रोडक्ट आपका हो गया 4। अब एक लेबर और ऐड करी हमने, अब 5। ऐसे ही निकालते जाएंगे 6, 5, 3, 3, -3, ठीक है। तो अब आप इस टेबल को देख रहे होंगे कि पहले जो मार्जिनल प्रोडक्ट था आपका 4 आया, 5 आया, 6 आया, यहाँ पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट पीक कर गया। इसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट गिरने लगा, 5 हो गया, 3 हो गया, फिर इस पॉइंट के बाद आपका मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया। तो एक्चुअल प्रोडक्शन भी कुछ ऐसे ही बिहेव करती है। उसमें क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट यानी जब आप एक एक लेबर बढ़ाते जाते हैं तो एक टाइम तक तो बढ़ता जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी एक लेबर ऐड करोगे तो टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। फिर एक टाइम के बाद जाके मार्जिनल प्रोडक्ट आपका डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, लेकिन टोटल प्रोडक्टिविटी अभी भी बढ़ेगी। लेकिन जो ये पॉइंट आएगा जहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, इस पॉइंट पे जाके आप देखेंगे कि टोटल प्रोडक्टिविटी आपकी डिक्रीज हो, ठीक है। तो यही एक्चुअली प्रोडक्शन फंक्शन होता है। इसको हम यहाँ देखते हैं, इसको हम जानते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के नाम से, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपका प्रोडक्शन फंक्शन या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ग्राफ। इस ग्राफ में ये ग्राफ है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट का,
ठीक है। और ये ग्राफ है आपका टोटल प्रोडक्ट का। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे और इसमें कुछ रीजंस डिफाइन करेंगे। सबसे पहले ये एक पॉइंट है जहां पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम है, ठीक है। इस पॉइंट के जस्ट अबव टोटल प्रोडक्ट पे एक लाइन जाएगी। यहां तक जो आपका रीजन है ये फर्स्ट रीजन है, ठीक है। इसके बाद जहां तक मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो नहीं हो जाता ये आपका सेकंड रीजन है। और इस पॉइंट पे आप देखना कि टोटल प्रोडक्टिविटी जो होगी आपकी वो मैक्सिमम होने वाली है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट बेशक कम हो रहा है लेकिन वो टोटल प्रोडक्ट को अभी भी बढ़ा रहा है। तो ये है आपका सेकंड रीजन। इसके बाद जहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टोटल प्रोडक्ट वाला ग्राफ है ये आपका थर्ड रीजन है। यहाँ पे क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव है, यानी जब आप लेबर और ऐड करोगे तो प्रोडक्ट बढ़ने की बजाय अब प्रोडक्टिविटी घट जाएगी और टोटल प्रोडक्ट आपका कम होने लग जाएगा, ठीक है। तो इस ग्राफ को एक बार और देखते हैं। देखो अब मार्जिनल प्रोडक्ट आपका यहाँ से यहाँ तक स्पीड से बढ़ रहा है, तो आपका जो टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ होगा वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा यहाँ तक। इसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ा हुआ तो है, मतलब पॉजिटिव तो है, लेकिन कम हो रहा है, 5, 3, 2 और यहाँ पे आके 0 हो गया। तो अभी भी पॉजिटिव है तो ये टोटल प्रोडक्ट को बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ बढ़ता जा रहा था मार्जिनल प्रोडक्ट, यहाँ पे घटता जा रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट, तो वो कम रेट से बढ़ाएगा। यानी सेकंड रीजन बढ़ेगा लेकिन कम रेट से बढ़ेगा कंपेयर टू 1। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्लोप बहुत ज़्यादा है आपका 1 में, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्लोप 2 में आपका कम है। अब टोटल प्रोडक्ट जब थर्ड रीजन पे आएगा ना तो यहाँ पे आपका प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, यानी स्लोप आपका नेगेटिव हो जाएगा। और वो आपको ऐसे भी आसानी से दिख सकता है। टोटल प्रोडक्ट मान लो 100 है इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे मान लो टोटल प्रोडक्ट आपका 100 है और ये मार्जिनल प्रोडक्ट आपका अब नेगेटिव हो गया, तो ये इसको कम कर देगा, 97 कर देगा नेक्स्ट पॉइंट पे। फिर -4 है तो और कम कर देगा, 93 कर देगा। तो ऐसे ही आपका ग्राफ बिहेव करेगा। अब ये जो यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं ये कुछ नहीं है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यही चीज़ है। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखो, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये है ना, जहाँ पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम है, इसको आपका बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पेपर में पूछ लिया जाता है बहुत बार, तो याद कर लेना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो अब ये देखते हैं, ये कह रहा है पहले मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, जैसे ये मार्जिनल प्रोडक्ट आपका पहले इंक्रीज किया, उसके बाद आपका मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज करेगा, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होने के बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, उसके बाद एक पॉइंट पे जाके 0 हो जाएगा और नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। यही हमने यहाँ डिस्कस किया। नीचे रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी लिखा हुआ है, ये भी हम आसानी से इस ग्राफ पे समझ चुके हैं। तो क्या था पहले, व्हेन टीपी इज मैक्सिमम एमपी इज 0। जब टीपी मैक्सिमम है इस पॉइंट पे तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है इस पॉइंट पे। इसके बाद ये हो गया सेकंड पॉइंट, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट व्हेन एमपी इज इंक्रीजिंग। तो आराम से जैसे हमें यहाँ पता भी चल रहा है कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा बढ़ रहा है और स्पीड से बढ़ रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट, तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से ही बढ़ेगा यहाँ तक। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव है लेकिन कम स्पीड से बढ़ेगा टोटल प्रोडक्ट, क्योंकि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मान लो 5 था तो 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, यहाँ पे आके 0 हो जाएगा। तो स्लोप 2 कम रेट से बढ़ेगा। ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। फिर टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट व्हेन एमपी इज डिक्रीजिंग, ये हमने डिस्कस कर लिया। फिर लास्ट पॉइंट है व्हेन टीपी फॉल्स एमपी इज नेगेटिव, यानी कि जब टीपी आपका गिरता है तो ऑब्वियसली टोटल प्रोडक्ट एक बार 100 होने के बाद कम होना स्टार्ट हो गया, तो यानी आपका मार्जिन प्रोडक्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये तो हो गया हमारा प्रोडक्शन फंक्शन स्लैश लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसके बाद कुछ फॉर्मूले आते हैं इस चैप्टर में, उस पर बहुत छोटे छोटे और आसान आसान न्यूमेरिकल्स आते हैं। हम 2-4 न्यूमेरिकल्स देख भी लेंगे अगर आप कहोगे तो ये है एवरेज प्रोडक्ट। ये कॉन्सेप्ट है। एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा कि टोटल प्रोडक्ट मान लो फैक्ट्री में 100 हुआ और 10 लेबर ने काम किया, तो पर यूनिट लेबर यानी एक लेबर ने एवरेज में कितना बनाया, तो 100 डिवाइडेड बाय 10, तो आपका क्या आ गया एवरेज प्रोडक्ट 10 आ गया, ठीक है। तो ये आपका एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला होगा। इसकी डेफिनेशन भी यही है, आउटपुट पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर इज एवरेज प्रोडक्ट। अब इसके बाद सेकंड फॉर्मूला देखो, टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट।
अब आपको याद आ रहा होगा कि हमने पिछले बार किया था समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी, बिल्कुल वैसे ही ये बिहेव करने वाला है। इसको समझा देता हूँ मैं आपको लास्ट टेबल की हेल्प से। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब है एडिशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको ये देखना है कि टोटल प्रोडक्टिविटी जैसे यहाँ पे 25 है कितनी होगी, और आपको दे रखा है मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यूज दे रखी हैं, तो आप इन सबको ऐड कर दोगे। 10 + 4 14, 14 + 5 19, 19 + 6 25, तो ये आपका टोटल प्रोडक्ट आ गया। बस यही डिफाइन कर रहा है आपका ये फॉर्मूला। अब एक और फॉर्मूला है जो यहाँ लिखा हुआ है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं अभी, लेकिन फिर भी आपको दिखेगा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये है मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। इसका मतलब क्या है, हमने जो ये लास्ट टेबल देखी इसमें हमने क्या किया, 1 से जब 2 लेबर हुआ तो 10 से 14 टोटल प्रोडक्ट हो गया, तो 4 एडिशन हुआ, 4 हमने यहाँ लिख दिया। लेकिन मान लो यहाँ पे एडिशन 2 से 4 लेबर हो रही होती, यानी पहले लेबर 2 थी और फिर 4 हो गई, तो हम मार्जिन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, टोटल प्रोडक्ट कितना चेंज हुआ 4, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट 4 डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल फैक्टर, यानी अब 2 से 4 हुआ है तो 4 - 2 2, तो आपका आंसर आ गया 2। तो यहाँ 4 की जगह 2 हो जाता, ठीक है। अब वहाँ पे ऐसे क्यों कर रहे थे, क्योंकि 1 था तो 4 डिवाइड बाय 1 कर रहे थे हम, तो ये 4 डिवाइडेड बाय 1 ही है तो वो 4 ही आएगा। तो इसीलिए ये एक बार मैंने एक्सप्लेन कर लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये सारे फॉर्मूले हो गए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये रीजंस हैं कुछ, इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न, जो पिछला हमने ग्राफ देखा था उस पे जो इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न जो हो रहा था एक्चुअली वो क्यों हो रहा है, तो उसके रीजंस हैं ये। तो एक बार ग्राफ बना के मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये रीजंस भी ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो ये रीजन 1 था हमारा, ये रीजन 2 था और ये रीजन 3 था। तो सबसे पहले ये बात कर रहा है कि इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न क्यों होता है। तो यहाँ तो हमने लॉजिकली मैथमेटिकली समझा कि मार्जिन प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है इसलिए इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न है, लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा होता है कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। अब फिक्स्ड फैक्टर क्या है, जैसे कि आपका फिक्स्ड फैक्टर है रेंट बिल्डिंग का मान लो या सैलरी, तो वो जाएगी ही जाएगी, यानी कि वो एक कांस्टेंट खर्चा है। अगर कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम तो ग्राफ आपका ऐसा रहेगा, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर कितना भी आप इंक्रीज डिक्रीज करेंगे कॉस्ट बराबर ही रहेगी, क्योंकि उतना तो जाना ही है आपका खर्चा। तो ये ग्राफ पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। तो क्योंकि मान लो 2 लेबर काम कर रहे हैं तो भी इतना ही खर्चा आ रहा है, 4 लेबर काम कर रहे हैं तो भी इतना ही खर्चा आ रहा है, तो यूटिलाइजेशन जो होती है फिक्स्ड फैक्टर की वो जब ऑप्टिमम होने लग जाती है इस पॉइंट, तो इसलिए इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न आता है विद एडिशन ऑफ इंक्रीजिंग यूनिट वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। फिर आता है इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना। मान लो कि आप एक चपाती मेकिंग फैक्ट्री में, वहां पे पहले एक लेबर था जो कि आटा भी गूंथता था, उसके बाद रोटी बेलता था, रोटी सेकता था और पैक करता था। अब 2 लेबर आ गए तो ये दोनों काम एक करने लगा, एक लेबर करने लगा, और ये दोनों काम एक लेबर करने लगा। तो एफिशिएंसी बढ़ गई, जिसे कि हम असेंबली लाइन भी बोलते हैं आपकी इंडस्ट्री में, उस टाइप का बिहेवियर आने लगा। अब 4 आ जाएंगे जिस पॉइंट पे हर आदमी एक एक काम करने लगेगा आपका, तो एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये है आपका इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अब लास्ट में है इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। ये भी फर्स्ट ही पॉइंट है एक्चुअली कि देखो वेरिएबल फैक्टर तो चेंज कर सकते हैं हम, कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन फिक्स्ड फैक्टर तो सेम रहेगा। यानी कॉस्ट तो आ रही है 2 लोगों पे भी उतनी और 4 लोगों पे भी उतनी आ रही है, तो इसलिए कह रहे हैं कि ये फिक्स्ड फैक्टर डिवाइड नहीं हो सकता। इसलिए ऑप्टिमम होना चाहिए कि जहाँ वेरिएबल फैक्टर पे मैक्सिमम आपका टोटल प्रोडक्ट आ रहा है, तो उस पॉइंट तक आप बढ़ सकते हैं और आपका जो फिक्स्ड फैक्टर है वो ज़्यादा अच्छी तरह यूटिलाइज होगा। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड रीजन पे। ये कहता है कि डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न जो होते हैं, यानी जो आपका ये सेकंड रीजन होता है, इसमें डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न क्यों आ रहे हैं? मैथमेटिकली क्योंकि मार्जिन प्रोडक्ट कम हो रहा है। लेकिन मार्जिन प्रोडक्ट कम क्यों होने लग जाता है? क्योंकि ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर यहाँ तक अचीव हो गई आपकी।
इसके बाद इतनी स्पीड से मार्जिनल प्रोडक्ट नहीं बढ़ रहा है, यानी प्रोडक्शन बढ़ तो रही है लेकिन वैसे नहीं बढ़ रही जैसे अभी तक बढ़ रही थी। और तीसरा हो जाता है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, कि प्रोडक्शन करने का और कोई अच्छा सब्स्टिट्यूट मिल नहीं रहा है जिससे कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। अब हम आ रहे हैं अपने थर्ड पे, रीजंस फॉर नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ये बात कर रहे हैं यहाँ पे थर्ड रीजन की। अब मैथमेटिकली तो इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्जिन प्रोडक्ट आपका नेगेटिव हो गया है, लेकिन रियल लाइफ सिनेरियो में क्या हो रहा है कि लिमिटेशंस ऑफ फिक्स लेबर। फिक्स लेबर का मतलब है कि जो कि आपकी परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो एक लिमिट तक ही काम कर सकते हैं, वो अचीव हो चुका है। और एक और रीज़न होता है कि डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अब जैसे हमने यहाँ देखा था ना चपाती फैक्ट्री में, चपाती फैक्ट्री में एक्चुअली क्या हो रहा था कि एक लेबर ऐड किया, 2 लेबर ऐड की, 3 लेबर ऐड करी, 4 ऐड करी, तो असेंबली लाइन वाला पैटर्न सा बन गया और आपका डिवीजन ऑफ लेबर के कारण प्रोसेस जो है एफिशिएंट हो गया। लेकिन अब मान लो लेबर हो गए इतने ज़्यादा कि 500 हैं या 1000 है, तो इनकी मैनेजमेंट मुश्किल हो जाएगी और इनमें से कुछ लोग टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये होता है इनएफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन फंक्शन खत्म हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो यार, क्योंकि बहुत कम लोग वीडियोस देख रहे हैं। ज़्यादा लोग वीडियो देखेंगे तो वीडियो बनाने का कुछ पर्पस फुलफिल होगा ऐसा मुझे लगेगा। तो प्लीज़ थोड़ा शेयर करो।